वेलकम टू यूपीएससी बीपीएससी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का फॉर्मली तौर पे कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, की पॉइंट्स को समझेंगे, की टॉपिक्स को समझेंगे। ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज लेक्चर 1 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं? तो आपको स्क्रीन पे इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो सामने दिख रहा होगा आपको। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को समझे ना, तो इकोनॉमिक्स क्या है कि देखिए, हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है। और दिन पर दिन जैसे जैसे हमारे जो अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो नीड्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपने सारे नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो सोशल साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे अपने नीड्स को फुलफिल करें, उसके स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो अब समझते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ऐसे ज़्यादातर लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारे देश के सारे जो सिटीजन्स हैं उनके नीड्स को पूरा किया जा सके। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे देश में किसी भी सर्विसेज या गुड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी मनी मनी को एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो आप मार्केट जाते हैं, 10 रुपये का वेजिटेबल लेते हैं, उसके बदले में आप 10 रुपये का नोट देते हैं, तो आपने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया चीज़ों को। उसको उनको आपने 10 रुपीज़ का नोट दे दिया और उन्होंने आपको 10 रुपये के इक्विवेलेंट में एक सामान दे दिया, जिसको बोलेंगे इकोनॉमी। देखिए, बेसिक मोटे तौर पे दो प्रकार की इकोनॉमी होता है। सबसे पहला होता है माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, मतलब कि जो सबसे सूक्ष्मतम जो यूनिट होगा ना, इकाई होगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी। जैसे कि इसमें फैमिली आ जाएगी, जैसे कि इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमी कहने का क्या मतलब हुआ? मैक्रो इकोनॉमी कहने का मतलब हुआ कि थोड़ा बिग, थोड़ा होलिस्टिक वे में। तो पूरी की पूरी जो सोसाइटी आ जाएगी वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी, पूरे के पूरे इंटरप्राइज आ जाएंगे वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लो किसी एक पर्सन की इनकम है उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी। अगर मान लो पूरे फैमिली का जो इनकम होगा उसको सबको ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो काम करने के स्थिति के आधार पे भी हम लोगों ने इकोनॉमी को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलते हैं कि वैसी संस्था जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि एक कंपनी, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एक कॉलेज, स्कूल। वहाँ जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप 8 घंटे ही काम करा सकते हैं, आप अगर ओवर ड्यूटी काम कराते हैं, ओवर टाइम कराते हैं, तो उसके अलग से पैसे पे करने होंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलते हैं, वहाँ उसको बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, जैसे कि हमारे सड़क पे लगाने, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, उनका क्या है? उनका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, उनके पास वैसे गवर्नमेंट्स के सोशल सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, जो कि और जगह पे लोगों को मिलता है। हाँ, तो एसेट ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे दो तरीके के हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। पहला होता है पब्लिक ओनरशिप, दूसरा होता है प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक ओनरशिप में क्या बोलेंगे हम? वो संपत्ति जो सरकार की होती है उसको बोलते हैं पब्लिक ओनरशिप। और प्राइवेट ओनरशिप किसको बोलेंगे? वो जो कि किसी इंडिविजुअल का होगा। जैसे कि सड़क सड़क सरकार की होती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि आपकी गाड़ी, वो तो आपकी खुद की है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट ओनरशिप। और यहाँ पे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव होता है? वेलफेयर ऑफ द सिटीजन।
बिजनेस इनोवेशन और एक्सपेंशन इज द मेन मोटिव। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूनिट्स को ओपन कर सके और इनोवेशन ला सके अपने बिजनेस में। एक्टिविटी नेचर के आधार पे तीन तरह का सेक्टर बांटा गया है इकोनॉमी में। जैसे कि पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो गया टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम सभी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर का कहने का मतलब वो सारी चीज़ों की रॉ नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि एग्रीकल्चर, फ्यूल्स इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। सेकेंडरी सेक्टर वैसा सेक्टर जहाँ से प्राइमरी सेक्टर से निकली हुई चीज़ों को हम प्रोसेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसको मोटे तौर पे हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बोलते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, कार बनाना। अब जैसे कि हम माइनिंग के जरिए मेटल्स निकालते हैं और उससे क्या बना देते हैं, गाड़ियाँ बना देते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में क्या करते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर के जरिए रेशम कपास निकालते हैं, उसका उसके कपड़े बना देते हैं। ये सभी आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर को बेसिकली इन दोनों का मैसअप है, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें टर्सरी सेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसको हम सभी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को और बेटर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरे को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरे को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी यहाँ पे जो बाइडेन का फेस दिख रहा होगा आपको, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। इनका फेस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अमेरिका जो है अपने आप को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ध्वज रक्षक समझता है। मतलब मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुई। और आपको कोल्ड वार का पूरा एरा पता होगा, नहीं पता होगा तो उसमें मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कोल्ड वार में कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट की क्या लड़ाई हुई थी, कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार कैसे शुरू हुआ, कोल्ड वार कितने दिनों चला, फिर कोल्ड वार कब खत्म हुआ, कोल्ड वार के क्या आउटकम्स निकले। ये सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। मैं बाद में कभी उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल्स प्रिंसिपल जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कि लोगों को अपना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है। आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं, कोई सरकारी रोक टोक नहीं होता उसमें। प्राइस का मैकेनिज्म होता है अपना अलग से। फ्री ट्रेड होता है उसमें। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, ना के बराबर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, मतलब लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होता है। और ओनरशिप का फ्रीडम होता है, मतलब सरकार आपको आपकी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज नहीं कर सकती, मतलब कि अपने हाथों में नहीं ले सकती है। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा समृद्धि है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास एक मोटिवेशन होता है कि अगर हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो हम ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, ज़्यादा हम मनी को एकोमोलेट कर सकते हैं। और हर कोई आज के टाइम पे एक डिजायर के साथ ज़िंदगी जीना चाहता है कि हम ये अचीव करें, हम वो अचीव करें। तो इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ जहाँ भी है, और ज़्यादातर देश अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो पार्ट्स है वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ मैंने दो लोगों का फोटो लगाया है। एक है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरे हैं चाइनीज प्रीमियर सी जिनपिंग। चाइना और रसिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। खैर इन दोनों का सोशलिज्म का मॉडल काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो दोनों के पास दोनों अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहे हैं। खैर जो चाइना का सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म के नाम पे एक मजाक है, लेकिन खैर वो अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री बोलते हैं, तो हम लोग भी उनको सोशलिस्ट इकोनॉमी ही उनके कंट्री को मान के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ऑनरशिप होता है वो कलेक्टिव होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता है। मतलब ये कि सरकार तय करती है कि आपका जो ये प्रॉपर्टी है किसका है, ये आपके पास रख रख सकते हैं, फिर हम इसको जब चाहें तब अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्शन, सप्लाई और प्राइसेस, ये सारे चीज कौन डिसाइड करता है? सरकार तय करती है। वहीं पिछले वाले में ये कौन तय करता था? ये कौन तय करता था? कंपनी तय करती थी। मतलब ये कि अगर 10 रुपए का मैगी है तो नेस्ले ब्रांड 10 रुपए की जगह 11 रुपए में बेचना चाहे तो उसका अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन अगर आप जैसी सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं, तो अगर अमूल दूध का प्राइस 12 रुपया है, अगर सरकार कल से कह दे कि ये तुम्हें 9 रुपया में बेचना है, तो अमूल कंपनी को उस दूध को 9 रुपये में ही बेचना होगा। वो उसको अपने तरीके से नहीं बेच सकते हैं।
स्ट्रिक्ट लेबर नॉर्म्स, जो लेबर नॉर्म्स होते हैं ना काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कि अगर आप 8 घंटे ही काम करा सकते हैं, आप ओवर टाइम का आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि रुको, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने चाहिए, वर्कर्स के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इस तरह के इकोनॉमी पे। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ मैंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगाया है, क्योंकि ये एक तरह का इन्होंने एक नए तरीके का, जब दुनिया दो अलग अलग खेमों में बट चुकी थी ना, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि हम कैपिटलिज्म के भी कुछ चीज़ों को अपनाएंगे और सोशलिज्म के भी कुछ चीज़ों को अपनाएंगे। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय जो देश की परिस्थिति थी, देश का जो इकोनॉमिकल सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, वो अलाउ नहीं कर रहा था कि हम कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर लें। वहीं दूसरी ओर हमारी कुछ आर्थिक ज़रूरतें भी थी, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से सोशलिज्म पे टेंड नहीं कर सकते थे। ऐसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का झुकाव सोशलिज्म की तरफ था, वो अपने आप को सोशलिस्ट मानते भी थे। उन्होंने बहुत सारे स्पीच में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था, और रसिया के जो उनका सोशलिज्म का जो मॉडल था वो काफ़ी इंप्रेस भी थे उस मॉडल से। लेकिन खैर, देश की ज़रूरतें होती है तो अपनी जो निजी सोच होता है उसको अलग हट के देश की ज़रूरतों के बारे में सोचना पड़ता है। यही एक सच्चे स्टेट्समैन की निशानी है। तो इसमें क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स, जैसा मैंने पहले बताया दोनों सेक्टर्स का को एग्जिस्टेंस होता है इसमें। कोऑपरेटिव सेक्टर्स मतलब कि सभी लोगों को मिला के, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं इसमें। फ्रीडम एंड कंट्रोल, एक तरफ कंट्रोल भी होता है, दूसरी तरफ फ्रीडम भी होता है। कैरेट ऑन स्टिक का पॉलिसी अपनाते हैं इसमें। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, जो मोनोपोली पावर होता है ना उस पर कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।